हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया टेंथ में भी मिला था इसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने वहाँ भी पढ़ा था। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन के ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन दो कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में जनरली कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ह्यूमंस आर बाई सेक्सुअल। कैसे होते हैं ये बाई सेक्सुअल होते हैं एंड बाई या डाई मॉर्फिक। क्लियर। बाई सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। डाईमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, इनकी मॉर्फोलॉजी दो अलग अलग टाइप की है। मतलब मेल की मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड अलग होती है, फीमेल की मॉर्फोलॉजी अलग होती है। ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन के जो कैरेक्टर दिया, बाइसेक्सुअल दिया, डाईमॉर्फिक या बाईमॉर्फिक दिया। बाइसेक्सुअल का मतलब ह्यूमन कैसे होते हैं, इनमें एक मेल होगा और एक फीमेल। मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही एनिमल में दोनों नहीं होते, अलग अलग में होते हैं। ठीक है। एक मेल और एक फीमेल। डाईमॉर्फिक या बाईमॉर्फिक क्या होता है कि यहाँ पर जो हॉर्मोन्स हैं, हार्मोनल डिफरेंट या हॉर्मोन्स डिफरेंट होने की वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। मेल की अलग और फीमेल की अलग। ठीक है। उसके अलावा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अब वो ये नॉर्मली अगर आप किसी बात करो, कोई भी ऑर्गेनिज्म की दो फेज है, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज कौन सी फेज होती है, ये वो फेज होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को गेट करता है। ठीक है। वो उसकी वेजिटेटिव फेज है। ठीक है। जबकि रिप्रोडक्टिव फेज कौन सी होती है, ये वो फेज है जिसमें कोई भी एनिमल क्या करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज कही जाती है। अब बात है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन सी फेजेस में पूरा होता है, या रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव फेज की कौन कौन सी फेज होगी, या ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन या ड्यूरिंग जब वो नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर क्या कौन सी चेंजेस या फेजेस चलती है। तो पहली जो फेज होगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, हम उसको डिफरेंट फेज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा। पहली फेज होगी स्पर्मेटो या लिख दिया हमने गैमेटोजेनेसिस। पहले क्या लिख दी मैंने लिख दी है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है इसका मतलब, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अब जो गैमेट्स है दो टाइप के हो गए, गैमेटोजेनेसिस इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इन फीमेल oogenesis। तो इन मेल क्या बोला गया इसको बोला गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल में बोला गया है oogenesis। ठीक है बेटा। तो ये पहला पॉइंट है, क्या फेज होगी गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल, स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ फीमेल oogenesis। क्लियर है। अब हम दूसरा लेते हैं इसकी बेटा, जो दूसरी फेज है, अब गैमेट का प्रोडक्शन हो गया, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है ना, उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन या इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल या फ्रॉम मेल टू इनटू या इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, समझ आया मेरी बात। इंसेमिनेशन का मतलब ट्रांसफर करना गैमेट का मेल से फीमेल की बॉडी में। इसके बाद तीसरा क्या होता है, तो इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन के बाद वहीं पर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है वहाँ पर, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है वहाँ पर, फ्यूजन होता है। इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है।
फर्टिलाइजेशन के बाद देखो, पहला गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का प्रोडक्शन हुआ। इंसेमिनेशन, मेल ने फीमेल बॉडी में गैमेट्स को ट्रांसफर किया। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा, जायगोट को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा? वो न्यूट्रिएंट्स मदर बॉडी से अटैच होने के बाद लेगा। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट अलोंग विद मदर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर? ये हो गया इम्प्लांटेशन। अब आती है बात नेक्स्ट। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो मतलब बात कहाँ चली गई? बात चली गई मदर के यूट्रस के पास में। ठीक है ना, वहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन में फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। क्या आएगा? जेस्टेशन। तो फिर आता है जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जेस्टेशन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर है? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर फिर होता है। उसके बाद में पर्टिकुलर पूरा पीरियड मतलब 282 डेज या 9 मंथ। 9 मंथ के बाद में जब ऑफस्प्रिंग क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। उसके बाद उसका क्या होता है? उसके बाद उसका पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी जिसको कहा जाता है वो होता है। तो लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन। समझ आया मेरी बात? तो बेटा ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारे के सारे फेजेस है जो कि पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होना। इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट किसके साथ में? अलोंग विद यूट्रस वॉल। ठीक है ना। उसके बाद गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन में अटैचमेंट के बाद पूरा फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है और लास्ट में क्या आता है? पार्चुरेशन आता है। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है। क्लियर है? समझ आई मेरी बात? अब गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है मेल फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में अप टू 45 एज में क्या हो जाता है? वो सीज हो जाता है। ठीक है ना। तो आपकी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो शुरू में उन्होंने दिया है कि 50। अगर आप पहले पैराग्राफ देखोगे ना उसमें आपको पता चल जाएगा कि ओवम का फॉर्मेशन जो होता है वो फीमेल के केस में 50 ईयर की एज में क्या हो जाता है? वो सीज हो जाता है, परमानेंटली बंद हो जाता है। जबकि मेल के केस में वो लगभग लंबे टाइम तक चलता है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बाइसेक्सुअल डायमॉर्फिक ह्यूमन के कैरेक्टर हो गए। उसके बाद फेजेस है। जब आप इन फेजेस को पढ़ेंगे तो इन फेजेस को पढ़ने से पहले आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना होता है, क्योंकि उसी के अंदर सारी चीज़ें होगी। क्लियर है ना? समझ आए मेरी बात? अब हम नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि ऑर्गन्स ही मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम तैयार करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हम लोग लेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बेटा ह्यूमंस के केस में जब आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हो, किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते बेटा वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स। ठीक है ना। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? हम एंड्रोजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम?
एंड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी का फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी क्या करेंगे? प्रोवाइड न्यूट्रेंट फॉर गैमेट्स एंड हेल्प्स in their transport. ठीक है, तो ये किस में आता है? आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है। ठीक है बेटा, समझ आया मेरी बात? क्योंकि हमें पहले किसको लेके चलना है? हम लोग पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? मेल के केस में। तो मैं अभी मेल के बारे में बता देता हूँ। इन केस ऑफ मेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर? ये वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि कहाँ होते हैं? जो कि आपके पेल्विक रीजन में बॉडी से बाहर रहते हैं, ठीक है ना। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस, तो ये क्या है? ये मेल के केस में क्या होता है? ये मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा जो बचता है उसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में ले आते हैं। क्लियर है? समझ आया मेरी बात? क्लियर हो गया भाई? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ये होंगे, उसके बाद के जो आएंगे वो सब किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, जो कि प्रोवाइड क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया भाई? समझ गए मेरी बात? उसके अलावा जो सेकेंडरी है वो मैच्योरेशन साइट भी प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पर फिजियोलॉजिकली क्या हो जाए, वो जो गैमेट है वो मैच्योर हो जाए। समझ आया मेरी बात? अब जो हम मेल के केस में हम लेकर चलते हैं, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होती है बेटा आपकी एक्सेसरी डक्ट्स। क्या होते हैं यहाँ पर? आपकी एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। तीसरा होता है यहाँ पर आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आ गया। और फोर्थ आ गया यहाँ पर आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें में किस में पढ़नी है? अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़नी है। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ होते हैं? चलो इसको तो हमें पहले डिटेल में इसी को पढ़ना है। इसको ले लेते हैं पहले। एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? एसेसरी डक्ट्स में आपकी क्या क्या आती है बेटा? आपकी आती है यहाँ पर, अगर मैं नॉर्मली एक चीज़ लेके चलूँ तो एसेसरी डक्ट्स जो होती है उसमें आपकी आएगी रेडी टेस्टिस। क्या आती है इसमें? आपकी रेडी टेस्टिस आती है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी आती हैं वासा इफ्रेंचिया आता है, ठीक है ना। उसके अलावा एपिडेडमिस आता है, और उसके अलावा वास डिफरेंस आता है, ठीक है ना। क्या आता है यहाँ पर? ये वास डिफरेंस आता है। समझ आया? तो ये सारा का सारा क्या है? तो रेडी टेस्टिस, वास इफ्रेंचिया, एपिडेडमिस एंड द वास डिफरेंस। बेटा ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं।
सॉरी एसेसरी डक्ट्स में। अब बात आती है ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स में क्या क्या बेटा, ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड यहाँ पे मिलती हैं। वन पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल, तो वन पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल, वन क्या मिलती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, वन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वन पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड। बेटा जो ये काउपर्स ग्लैंड आपके इंसर्ट ने लिखा है, इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लिखा गया है। क्या लिखा गया इसको लिखा गया है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको लिखा गया है। ठीक है बेटा, समझ आए मेरी बात। क्या लिखा गया इसको यहाँ पर, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इसको कहा गया है, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर इसमें क्या हो गई, यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स मैंने बता दी, रीटिटेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडेडमिस, वास डिफरेंस। ग्लैंड्स में क्या आ गया, वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, वन प्रोस्टेट ग्लैंड, वन पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो आता है वो सिंगल है, यहाँ पर पेनिस पढ़ा जाता है। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें ह्यूमन मेल के केस में, तो पेनिस को या पीनस को हमने क्या बोल दिया, पेनिस या पीनस को हमने बोल दिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ का अपना क्या है, तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस एक्ट एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जहाँ पे क्या होते हैं गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और यहीं पर क्या होते हैं एंड्रोजन वगैरह भी प्रोड्यूस होता है। दूसरा आता है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स इनका फंक्शन क्या हो गया, इनका फंक्शन हो गया ये कंडक्शन करती है, किसका, स्पर्म का कंडक्शन करती है, स्पर्म को लेकर जाती है, टेस्टिस से बाहर लेकर जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। और ये जो एपिडेडमिस होता है ना, एपिडेडमिस में या बोल दीजिएगा एपिडेडमिस और वेस डिफरेंस के जंक्शन पर एक एम्पुला होता है। ठीक है नहीं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं और फिजियोलॉजिकली मैचुरेशन या फिजियोलॉजिकली वो मैच्योर होते हैं। कहाँ, एपिडेडमिस या इनके जंक्शन पर जो एम्पुलर रीजन होता है वहाँ। ठीक है। उसके बाद आती है ग्लैंड्स। तो वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द वन पेयर ऑफ कापर से बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनके प्रोडक्ट के डिफरेंट फंक्शन है बेटा। जैसे सेमाइनल वेसिकल का जो प्रोडक्ट है उसका फंक्शन क्या होता है कि जो सेमाइनल वेसिकल है इसके प्रोडक्ट में मेनली क्या होता है, इसके प्रोडक्ट में मेनली होता है फ्रक्टोज। ये क्या कंटेन करता है, ये फ्रक्टोज मेंटेन करता है, इसके पास फ्रक्टोज होता है और इस फ्रक्टोज को स्पर्म एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही फंक्शन इसका दिया कि सेमिनल वेसिकल, या सेमिनल वेसिकल के पास क्या होता है, यहाँ पर इसके फ्लूइड में फ्रक्टोज होता है, उस फ्रक्टोज को एज ए फूड वो यूज करता है। अब बात आती है कि इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड। जनरली जो ह्यूमन के केस में प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कितने लोब होते हैं, उसमें 5 लोब होते हैं लगभग। कितने लोब होते हैं वहाँ पर, 5 लोब होते हैं। और उन लोब्स का फंक्शन क्या होता है, उस लोब का फंक्शन होता है कि अलग अलग नहीं, हाँ लोब्स में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसके प्रोडक्ट में जनरली हम लोग कैल्शियम लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं। और इस कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैसे करता है ये, क्लोट वगैरह का फॉर्मेशन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके। ठीक है ना। काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड का जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसका फंक्शन क्या होता है, पहले तो करेगा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके पीएच को क्या करता है, उसका पीएच कैसा होगा, एसिडिक, उसको न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। तो काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के प्रोडक्ट का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर इनका फंक्शन है, इसका जो प्रोडक्ट होगा तो क्या करेगा, रिड्यूस या न्यूट्रलाइज्ड एसिडिक नेचर ऑफ यूटेरस।
तो यूट्रस का जो एसिडिक नेचर है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उसको ये किस में, एल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा उसको। दूसरा, ल्यूब्रिकेशन ऑफ ग्लांस, ल्यूब्रिकेशन ऑफ ग्लांस, ये आपके एनसीईआरटी ने पीनस दिया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है। तो ये दिया है, इसके पास फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, उसके अलावा सेवरल एंजाइम, वो तो दोनों के पास ही होते हैं कुछ, तो सेवरल एंजाइम्स भी यहाँ पर होते हैं। तो ये मैंने आपको आगे का पोर्शन अभी बता दिया। वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, इसके पास क्या होता है, इसके पास में इसके प्रोडक्ट में फ्रक्टोज सम एंजाइम्स होते हैं। तो फ्रक्टोज का मेनली फंक्शन क्या होता है, एज यूज्ड एज फ्यूल बाय, कौन करते हैं उसको, स्पर्म, ठीक है। दूसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके पास क्या, जनरली कैल्शियम होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रोडक्ट का फंक्शन जनरली क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जैसे ही सीमेन फीमेल ट्रैक्ट में एंटर करता है वहाँ पे क्लोट बन जाता है, जिस दौरान उसमें जितनी एनर्जी बनती है सब स्टोर होती चली जाती है। तो कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स भी उसके पास हैं। और काउपर्स ग्लैंड, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसका फंक्शन है न्यूट्रलाइज करना एसिडिक नेचर ऑफ यूटेरस को, उसके अलावा लुब्रिकेशन ऑफ पीनस या ग्लांस। तो आपके एनसीईआरटी ने ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर है बेटा। तो अब हम लोग पहले हम लेते हैं यहाँ पर टेस्टिस को लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम लोग लेते हैं टेस्टिस को, ठीक है। तो अभी मैं जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करता हूँ। तो बेटे हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, हमें लेके चलना है। तो पहले मैं लोकेशन वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो टेस्टिस होते हैं या टेस्टीज जो होते हैं, कहाँ होते हैं ये प्रेजेंट, the present in scrotum या स्क्रोटल पाउच। कहाँ होते हैं, स्क्रोटम में हो गया, जो कि स्किन का एक पाउच है। स्क्रोटम कहाँ होगा, आउटसाइड द एब्डोमन या आउटसाइड द बॉडी। अब बॉडी में भी कहाँ होता है, बॉडी में होगा डोर्सल एब्डोमेन इन पेल्विक रीजन, ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम, ये स्क्रोटल सैक जो पाउच होता है, स्किन पाउच है, आउटसाइड द बॉडी। अब बॉडी में कहाँ है, डोर्सली एब्डोमन या डोर्सली एब्डोमन की जो साइड है वहाँ पर बॉडी से बाहर ये स्क्रोटम पाउच में टेस्टिस होते हैं, ठीक है। अब बात ये होगी, जो टेस्टिस का साइज है 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इसका क्या लिखा जाता है बेटा, साइज लिखा जाता है, तो आपने ये याद रखना है। अब ठीक है, उसके बाद ये बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, बॉडी से 2 से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए, इसलिए टेस्टिस बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइज क्या हो गया, 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ हो गया और विड्थ हो गया, ठीक है। अब अगर हम टेस्टिस की बात करें, ठीक है, तो पहले मैं एक नॉर्मल स्केच तैयार करता हूँ टेस्टिस को लेके। बेटा जो टेस्टिस होते हैं कहाँ प्रेजेंट है, वो स्क्रोटम में है। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया इस तरीके से, यहाँ से मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया है
स्क्रोटम ले लिया है, ठीक है। तो जो स्क्रोटम आप लेते हैं ये किसका बना हुआ है? ये स्किन पाउच है। क्या है ये स्किन पाउच होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या ले लिया है, ये स्क्रोटम हमने यहाँ से ले लिया है। अब ये क्या होता है? स्क्रोटल सेप्टा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया टल सेप्टा या सेप्टम, ठीक है। ये जो ऊपर से आप लेके एलिवेशन जो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा इंग्वल कैनाल। इंग्वल INGUAL, इंग्वल कैनाल। इसका फंक्शन क्या है? इस इंग्वल कैनाल की हेल्प से टेस्टीज किसके साथ में? बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। क्लियर है? तो इंग्वल कैनाल की हेल्प से टेस्टीज या स्क्रोटम के लिए ठीक रहेगा बढ़िया। तो इंग्वल कैनाल की हेल्प से स्क्रोटम बॉडी के साथ अटैच रहता है। समझ आया मेरी बात? क्लियर हो गया? इंग्वल कैनाल की हेल्प से यहाँ पर जो स्क्रोटम है वो बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है। अब होता क्या है? अब बॉडी या स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर लगभग, यहाँ पर हमने क्या बना दिए? यहाँ पर हो जाते हैं टेस्टीज। तो यहाँ हमने ले लिए हैं, इसमें हम टेस्टीज ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये टेस्टीज ले लिए। इसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि एक जो टेस्टिस होता है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। एक नीचे होता है, एक थोड़ा सा ऊपर होता है। क्यों होता है? प्रिवेंट स्क्वीजिंग, क्योंकि फोर्स वगैरह में आके क्या ना हो जाए, ये स्क्वीज ना हो जाए, तो इसलिए एक थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो ये हमने क्या बना दिया? ये हमने बना दिया है टेस्टिस, ठीक है बेटा। अगर हम टेस्टिस की बात करें, अब टेस्टिस इस तरीके से हैंगिंग तो है नहीं, लटकने वाला तो है नहीं। ये क्या होता है? टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम के साथ अटैच होता है। क्या होता है? ये स्क्रोटम के साथ अटैच होता है। किसकी हेल्प से? ये ग्यूबर्नाकुलम। तो यहाँ पर मैं एक ये अटैचमेंट बना देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर चाहे तो टेस्टिस को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये टेस्टिस ले लिए हैं। तो ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रही है? जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच कर रही है, ठीक है बेटा। तो स्क्रोटम के साथ यहाँ पर ये अटैच हो गए। यहाँ पर हमने इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट है ये किसका होता है? इसको बोलते हैं हम लोग ग्यूबर्नाकुलम। तो ग्यूबर्नाकुलम क्या करता है? ये इलास्टिक फाइबर होता है। किसका बना होता है? ये इलास्टिक, ये क्या है? इलास्टिक फाइबर, ठीक है ना। ये इलास्टिक फाइबर स्ट्रक्चर है जो कि क्या करती है? जो कि टेस्टिस को अटैच रखती हैं टेस्टिकुलर वॉल के साथ, ठीक है। समझ आया मेरी बात? क्या करता है ये ग्यूबर्नाकुलम? टेस्टिस को टेस्टिकुलर वॉल के साथ में या किसके साथ में? स्क्रोटल वॉल के साथ अटैच रखता है, ठीक है। समझ आया मेरी बात? अब होता क्या है कि इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर बेटा डार्टस मसल्स, क्रीमेस्ट्रस मसल वगैरह होती हैं, ठीक है। तो डार्टस मसल्स क्या करती है बेटा? डार्सल मसल होगी यहाँ पर, जो कि इसको क्या करेगी? टेम्परेचर को यहाँ पर रेगुलेट करती है। तो हमने यहाँ पर इसमें बना ली है ये, हमने एक साइड में यहाँ पर नीचे की तरफ
बना लिए यहाँ पर ये। ठीक है, ये हमने क्या बना लिए, यहाँ से हमने बना ली है डार्टस मसल, DARTOS। ये डार्टस मसल होती है। डार्टस मसल्स का फंक्शन क्या होता है, डार्टस मसल्स क्या करेगी बेटा, ये टेम्परेचर रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो क्या करेगी, रेगुलेट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रेगुलेट करती है, ठीक है ना। और एक और चीज़ याद रखना, एक होती है क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल। तो जो क्रीमेस्टर मसल होती है, जो स्क्रोटल वॉल और इंगुल कैनाल के अंदर होती है। अब अगर मैं ये बनाऊं तो जैसे मैं यहाँ से लेके चलूं, तो यहाँ से मैंने ले लिए है ये इस तरीके से, इसके पीछे में लेके चला जाता हूँ उसको, तो यहाँ पर इसमें पीछे की तरफ, ठीक है ना, तो इस साइड में, इसमें नीचे की तरफ क्या बना दिया मैंने, अब मैंने क्रीमेस्टर मसल मैंने बना दी है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने क्या बना दी है, ये मैंने बना दी है, मैं इसको इधर दिखा देता हूँ, ये मैंने बना देती है, क्या बनाई मैंने, ये बनाई मैंने इसको क्रीमेस्टर मसल। तो कहाँ प्रेजेंट है क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल इंगुअल कैनाल में है और स्क्रोटम के अंदर है, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है रेगुलेट एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। क्या करती है ये, रेगुलेट एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के एलिवेशन को क्या करती है, रेगुलेट करती है। टेम्परेचर कौन रेगुलेट कर रहा है, डार्टस मसल, डार्टस मसल टेम्परेचर कर रहा है, ग्यूबर्नोकुलम क्या कर रहा है, होल्ड करता है, होल्डिंग ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में क्या करता है, वो टेस्टिस को होल्ड करता है। क्लियर है बेटा, समझ आया मेरी बात। अब बात होती है आगे, भाई एक साइड में तो क्या हो गया, एक साइड में तो टेस्टिस अटैच हो गया ग्यूबर्नोकुलम की हेल्प से, किसके साथ में, स्क्रोटल वॉल के साथ, ये स्क्रोटम में, ठीक है। अब होता है कि जब आप टेस्टिस को देखते हैं ना, तो बेटा टेस्टिस का आपको एंटीरियर पोर्शन दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, एंटीरियर पोर्शन। इसका पोस्टीरियर पोर्शन थोड़ा सा कवर्ड रहता है, ठीक है। तो हम लोग जब बनाते हैं, तो उसका जब हम लोग पोस्टीरियर पोर्शन बनाते हैं, तो जैसे ये जो दिख रहा है ये एंटीरियर है, इसके बिल्कुल पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर। दिख कौन सा रहा है, ये एंटीरियर, पीछे कौन सा होगा, पोस्टीरियर। तो पीछे वाले स्ट्रक्चर में पीछे ना बना के साइड में बना देता हूँ। तो यहाँ से इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं इसको हम, एपिडाइडमिस कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है यहाँ पर स्क्रोटल सेप्टा। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया है एपिडाइडमिस, जो कि कहाँ है, जो कि एंटीरियर पर नहीं है, कहाँ है, पोस्टीरियर पे प्रेजेंट है। समझ आए मेरी बात, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये पोस्टीरियर पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, मैंने इस पॉइंट यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया एपिडाइडमिस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसमें, तो ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, क्लियर है। अब होता क्या है कि एपिडाइडमिस से क्या निकलती है, एपिडाइडमिस से निकलती है वास डिफरेंस। क्या निकलती है यहाँ से निकलती है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इस साइड से निकल रही है बाहर, यहाँ पर ये पूरा सेक्शन हम ले लिया, तो ये वास डिफरेंस आ रही है अंदर से बाहर निकल के, इधर से यहाँ से भी एक वास डिफरेंस जा रही है निकल के। ठीक है, समझ आए मेरी बात।
तो दोनों साइड से क्या जा रही है, दोनों साइड से एक एक वैस डिफरेंस निकल के बाहर चली जाती है। ठीक है भाई, समझ आया। तो ये मैंने बना दी यहाँ पर वैस डिफरेंस। क्लियर हो गया, ये क्या हो गई, वैस डिफरेंस हो गई। समझ आया मेरी बात। अब बात होती क्या है कि अंदर से बाहर जा रही है, वैस डिफरेंस आ रही है। ठीक है, अब अंदर से बाहर जा रही है वैस डिफरेंस, उसके अलावा इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर आती है ब्लड वेसल्स आएगी, ठीक है ना, लिम्फटिक वेसल आएगी और नर्व आएगी। क्लियर है, समझ आया मेरी बात। तो होता क्या है कि अगर मैं क्या लूँ, अगर मैं इस पूरे को लूँ तो ये क्या बन गया, इंग्वेनल कैनाल। अगर क्या हो जाए बाय चांस इंग्वेनल कैनाल में ट्विस्ट हो जाए, ठीक है ना, जिसका आपने एक डिजीज़ आपने नाम सुनी होगी, इंग्वेनल हर्निया। जो इंजुइनल या इंग्वेनल हर्निया होता है उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कैनाल है ये क्या कर गई है, ट्विस्ट कर गई है। ठीक है ना। अब क्या है, ये तो इंग्वेनल कैनाल तो क्या हो गई है, वो कैनाल जो कि स्क्रोटम को बॉडी से अटैच करती है। क्लियर है, समझ आया मेरी बात। अब बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच कर रही है वो कौन है, ग्यूबर्नाकुलम है। बट एक ये जो गई स्ट्रक्चर वो अलोंग विद यहाँ पर क्या क्या आएगी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स आएगी, लिम्फ वेसल आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको मैंने एक पूरा कलेक्शन दे दिया है। तो ये पूरी दोनों के दोनों वैस डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करता हूँ मैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं हम क्या, स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड का फंक्शन क्या होता है, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर में वैस डिफरेंस की बात नहीं करूँ, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है वो, उसको हमने बोला स्पर्मेटिक कोड। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस विद किसके साथ में कर रहा है, बॉडी के साथ। क्लियर है। अब देखो इंग्वल कैनाल का क्या मतलब है, इंग्वल कैनाल है क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका इंग्वल कैनाल का फंक्शन है अटैचमेंट ऑफ स्क्रोटम विद बॉडी के साथ स्क्रोटम को अटैच करना फंक्शन किसका है, इंग्वल कैनाल का फंक्शन है बॉडी के साथ अटैच करना। स्पर्मेटिक कोड का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस विद बॉडी। क्लियर है, डिफरेंस समझ आया दोनों का। अब स्पर्मेटिक कोड का कंपोजिशन क्या है, फंक्शन बता दिया मैंने, इसका कंपोजिशन क्या है, कंटेन, क्या क्या कंटेन करता है ये, कंटेन सबसे पहला क्या हो गया, वैस डिफरेंस, दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल एंड न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन, जो कि अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, जो कि टेस्टिस के अंदर आएगी। क्लियर है बेटा। तो ये था आपका एक तरीके से टेस्टिस का, मैंने अभी बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिया है। ठीक है नहीं। तो एपिडेर्मिस कौन से पोर्शन पे है, एपिडेर्मिस है कौन से पोर्शन पे, इसके पोस्टीरियर पार्ट पे। एंटीरियर आपको दिख रहा है, ये पोस्टीरियर पे अटैच होता है, ये पोस्टीरियर पे होता है एपिडेर्मिस। तो पोस्टीरियर हम क्योंकि पीछे की तरफ होगा तो दिखना नहीं, तो मैंने साइड में बना दिया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये पूरा डायग्राम जरा सही से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है। कल हम आगे यहाँ से टेस्टिस का स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, और बाकी के जो इसमें पार्ट है उन सभी को हम एक्सप्लेन करते हुए कल का लेक्चर बढ़ाएंगे हम। ठीक है।